9th क्लास चैप्टर 3 मोल संकल्पना। तो मोल संकल्पना क्या होती है? मोल एक नंबर होता है, ठीक है। मोल एक नंबर होता है जिसमें 6.022 गुणा 10 की घात 23 पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे। तो जैसे हम किसी दुकान में जाते हैं, कोई सामान हम जैसे गेहूँ हम तुलवाने के लिए जाते हैं, गेहूँ पिसाने के लिए जाते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, पहले तराजू में तोलते हैं। तो तराजू में हमारे पास क्या होता है, एक बाँट होता है, ठीक है। जैसे 1 किलो का बाँट हो गया मान लो, तो वो क्या हो गया हमारा एक मानक, एक यूनिट हो गई, इकाई हो गई। उसी के सापेक्ष क्या है, हम क्या करते हैं, द्रव्यमान को नापते हैं और पता करते हैं कि कितना कितना किलो हमारे पास सामान है, ठीक है। तो उसी तरह से जो है मोल निकालने के लिए जो होता है, एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मोल निकालने के लिए जो है एक फॉर्मूला होता है, N बराबर M/M। M क्या है? M जो है एक द्रव्यमान है। दिए गए पदार्थ का, हमें कोई द्रव्यमान, दिए गए पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान बटा पदार्थ का मोलर द्रव्यमान, ठीक है। तो देखो, हमें कोई वस्तु दे रखी है, ठीक है, एक वस्तु, उसका हमें बता दिया कि इतना द्रव्यमान है इसका, ठीक है। भार भी कह सकते हैं, थोड़ा अलग होता है, द्रव्यमान और भार अलग होता है। द्रव्यमान जो होता है वो तो हर वस्तु का एक जैसा रहता है, लेकिन जो भार होता है वो गुरुत्व बल पे निर्भर करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ही अंतर होता है, लेकिन यहाँ पे तो जैसे हमें कोई द्रव्यमान दे रखा है किसी वस्तु का, ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इतने द्रव्यमान के में कितने मोल होंगे, ठीक है। ये हमें ये बताना है कि इतने द्रव्यमान जो हमें दे रखा है उसमें कितने मोल होंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले पदार्थ का मोलर द्रव्यमान निकालते हैं। अब मोलर द्रव्यमान का क्या मतलब होता है? मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है किसी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित कणों की संख्या। कणों, 1 मोल में उपस्थित कणों का द्रव्यमान, ठीक है। तो मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है किसी पदार्थ के 1 मोल में उपस्थित कणों का द्रव्यमान। अब 1 मोल में जो होते हैं, ठीक है, 1 मोल में होते हैं 6.022 गुणा 10 की घात 23 कण, ठीक है। ये कणों के लिए यूज़ किया जाता है। कण यानी कि सूक्ष्म कण, जैसे कि हो गया अणु हो गया, ठीक है, जैसे अणु हो गया और परमाणु हो गया
और सब एटॉमिक पार्टिकल हो गया उप परमाणुवीय कण, ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि। ठीक है, तो एक मोल में हम पूछेंगे एक मोल में कितने अणु, तो एक मोल में इतने अणु, सारे क्या हैं, ये पार्टिकल्स हैं, कण हैं। तो एक मोल में अगर पूछें कितने अणु तो इतने अणु होंगे, एक मोल में कितने परमाणु होंगे तो इतने परमाणु होंगे, एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब मोल क्या होता है, ये बड़ी संख्याओं के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि एक दर्जन में जैसे होते हैं 12 नग होते हैं, 12 केले हो गए, 12 वस्तुएं होती हैं। ठीक है, उसी तरह से एक मोल में इतने कण होते हैं। इसको कहते हैं एवोगैड्रो संख्या या एवोगैड्रो नियतांक। ये हमेशा नियत रहता है, बदलता नहीं है। और इसको जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। कार्बन 12 के जो एक मोल में जितने परमाणु की संख्या को काउंट किया गया एक्सपेरिमेंटली, तो वो इतना मिला है। ठीक है, तो एवोगैड्रो संख्या ये हम लेते हैं सूक्ष्म जो कण होते हैं उनके लिए लेते हैं, बड़े चीज़ों के लिए नहीं लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि एक मोल में जो है कितने कांच की गोलियां होंगी, 1 सेंटीमीटर व्यास की अगर हम गोलियां लेते हैं तो कितनी होंगी तो वो इतनी होंगी कि पूरी की पूरी क्या है, धरती उससे ढक जाएगी। ठीक है, तो ये बड़ी संख्याओं के लिए यूज़ नहीं होता है। तो जब हम रासायनिक अभिक्रियाएं कराते हैं तो रासायनिक अभिक्रियाएं के लिए हमें क्या होता है, मात्राओं की ज़रूरत पड़ती है, एक्यूरेट मात्राओं की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, मोल में हम मात्राएं निकालते हैं। ठीक है, तो हमें क्योंकि परमाणुओं की संख्या हमें पता नहीं होती है, अणुओं की संख्या हमें पता नहीं होती है, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म होते हैं, है ना। एक छोटे सी सुई के जो नोक होती है उसमें क्या होते हैं, अरबों परमाणु या अणु होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, मोल का इस्तेमाल करते हैं। तो अब जो है मोलर द्रव्यमान में क्या होता है, किसी पदार्थ के एक मोल में उपस्थित कणों का द्रव्यमान। ठीक है, तो इसको निकालेंगे। तो ये कैसे निकलता है, इसको निकालने का एक तरीका है, एक परमाणु या अणु ले सकते हैं, एक परमाणु का द्रव्यमान। ठीक है, गुणा जिसका निकालना हमें, माना किसी भी पदार्थ का हमें निकालना है कि एक मोल में कितने, एक मोल में हमें कोई पदार्थ दे दिया, हमें निकालना है कि इसका कितना द्रव्यमान है। ठीक है, तो एक परमाणु का द्रव्यमान गुणा एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, एवोगैड्रो जो थे एक वैज्ञानिक थे, उनके नाम पे इसका नाम रखा हुआ है। तो एक परमाणु का द्रव्यमान, एवोगैड्रो संख्या हमें पता है 6.022 गुणा 10⁻23। ठीक है, एवोगैड्रो संख्या हमें पता। अब एक परमाणु का हमें द्रव्यमान निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक परमाणु का द्रव्यमान जो है कार्बन 12 को लिया जाता है। ठीक है, इसको जो है यूनिट के रूप में लिया जाता है, और कार्बन 12 के सापेक्ष ही कि क्या है, अन्य तत्वों के हमने द्रव्यमान निकाले गए हैं। कार्बन 12 को इसलिए लिया जाता है क्योंकि इससे जो है द्रव्यमान जो है वो पूर्णांक में हमें प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं इसको। तो कार्बन 12 जो होता है, इसका एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे हम काउंट करते हैं।
देखो कार्बन 12 की पहले थोड़ा हम परमाणु की थोड़ा हम संरचना देखेंगे। किसी भी जो है परमाणु में एक नाभिक होता है, ठीक है, एक नाभिक होता है और नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। कोई भी जितने भी पदार्थ हैं, इससे पहले पढ़ा है आपने कि हर पदार्थ क्या है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, उनको अणु कहते हैं। और हर अणु जो है परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, यानी कि परमाणु क्या है, एक इकाई है, पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है। और परमाणुओं को भी अगर देखें तो परमाणु किससे बने होते हैं, तो परमाणु जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक में होते हैं, नाभिक यानी बीच सेंटर में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो जब हम परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, तीनों का द्रव्यमान जो है उनको हम जोड़ेंगे। लेकिन जो होते हैं हर परमाणु में है ना, प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। ऐसा नहीं है जैसे कार्बन है तो कार्बन में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है, और ऑक्सीजन का लेंगे परमाणु तो उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन अलग हो, उनकी संख्या अलग होगी। तो ठीक है, तो देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन जो होता है उसका द्रव्यमान अगर हम ग्राम में देखें, ठीक है, उसका अगर हम उसका द्रव्यमान हम ग्राम में लेते हैं तो वो इतना आता है, ठीक है। यह बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, ठीक है, माइनस का चिन्ह है। इसी तरह से अगर हम न्यूट्रॉन का द्रव्यमान देखें तो वो भी कुछ जो है लगभग इतना ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा अंतर दिख रहा होगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या है, थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन लगभग हम इसे क्या करते हैं, बराबर मान लेते हैं, ठीक है। एक प्रोटॉन के द्रव्यमान को ग्राम, जो हमने ग्राम क्या होता है, ये बड़ी पदार्थों के लिए यूज़ किया जाता है। तो क्योंकि परमाणु के अंदर जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, तो उनके लिए वो क्या है, बहुत सूक्ष्म है, तो उनके लिए जो है हम एक नई द्रव्यमान इकाई का यूज़ हम करते हैं, जिसे हम कहते हैं AMU या फिर 1U, ठीक है। इसे पूर्णांक में हम ले लेते हैं। तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है अब क्या है, 1 AMU हम मानते हैं, और इसी तरह से न्यूट्रॉन के भी द्रव्यमान को हम 1 AMU मानते हैं। तो इन दोनों को हम संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन, ठीक है, न्यूक्लियॉन हम कहते हैं। न्यूक्लियॉन यानी कि परमाणु के जो न्यूक्लियस में जो पाए जाने वाले कण हैं, है ना, चाहे वो प्रोटॉन है चाहे वो न्यूट्रॉन है, दोनों को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियॉन कहेंगे, ठीक है। तो इसलिए एक न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान 1 AMU होता है, ठीक है। अब आते हैं कार्बन परमाणुओं पे। तो कार्बन, जैसा कि मैंने बोला कि हर परमाणु जो होता है कार्बन तत्वों का अलग, और ऑक्सीजन का अलग, हाइड्रोजन का अलग, नाइट्रोजन का अलग। तो हर परमाणु में क्या होते हैं, परमाणुओं की संख्या जो होती है वो अलग होती है। परमाणु की जो प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, सारे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसलिए क्या है, वो अलग अलग हैं, अलग हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, ठीक है। वो किसके कारण है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो न्यूक्लियॉन्स की जो संख्याएं होती हैं उनके विभिन्नता के कारण। तो अगर हम कार्बन को देखें तो कार्बन में जो होता है 6 प्रोटॉन होते हैं प्लस 6 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और किसी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉनों की संख्या ऐसा नहीं है कि बराबर ही होती है प्रोटॉनों की, ये कभी ज़्यादा भी होती है या कभी कम भी हो जाती है, ठीक है। और उसके कारण क्या है, वो फिर समस्थानिक बनाते हैं, ठीक है। तो वो आगे पढ़ेंगे। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लगभग इनकी संख्या बराबर होती है, ठीक है।
हाँ, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। लेकिन जब हम किसी परमाणु का द्रव्यमान हम निकालते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान को छोड़ देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान जो होता है बहुत ही नगण्य होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों की तुलना में। ठीक है, इतना नगण्य होता है कि वो बिल्कुल उसे हम काउंट नहीं करते हैं। सिर्फ क्या होता है, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान जब हम निकालते हैं, ठीक है, थोड़ा उनमें थोड़ा डिफरेंस है, परमाणु भार द्रव्यमान में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन फिर भी जर्नली हम उन्हें एक ही मानते हैं। तो परमाणु भार या परमाणु क्रमांक जब हम निकालते हैं तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्याओं को जोड़ा जाता है। तो इसका मतलब 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन कार्बन के नाभिक में हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कितने हो गए, 12 न्यूक्लियॉन। 12 न्यूक्लियॉन और एक न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान जो है हमने 1 AMU माना है, तो इसलिए 12 न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 12 AMU। यानी कि अब जो है अगर हम कार्बन लेते हैं, माना हम यहाँ पे किसका द्रव्यमान निकाल रहे हैं, माना हम लेते हैं कार्बन का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, जिसे हम किससे दिखाते हैं, M से दिखाते हैं, कैपिटल M से। कार्बन का मोलर द्रव्यमान बराबर एक परमाणु का द्रव्यमान गुणा एवोगैड्रो संख्या। तो अब इसकी जो AMU में जो द्रव्यमान होगा वो कितना होगा, 12 AMU। ठीक है, ठीक है। अब मान लो हमें ग्राम में निकालना है, मोलर द्रव्यमान जो होता है वो क्या है, ग्राम में निकालते हैं हम। ठीक है, यानी कि हमें क्या है, इसको भी हमें ग्राम में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने बताया है कि AMU क्या होता है। अब इसमें एक न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान है 1.6 और 10 की घात 1.6 इतना जो है इसका प्रोटॉन का ले लेते हैं हम 24। ठीक है, क्या है ये, ग्राम है। एक न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान इतना है तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 न्यूक्लियॉन का जो हो जाएगा 12 गुणा इतना। ठीक है, ये पूरे परमाणु का द्रव्यमान निकल जाएगा। ग्राम में निकालना हो अगर तो, क्योंकि एक कार्बन का जो परमाणु होता है उसका AMU में होता है 12, यानी कि उसमें 12 न्यूक्लियॉन है, तो एक न्यूक्लियॉन का द्रव्यमान इतना, तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 गुणा इतना। ठीक है, तो वो पूरे परमाणु का द्रव्यमान हमारा ग्राम में निकल जाएगा। ग्राम में क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मोलर द्रव्यमान जो होता है ग्राम में निकलता है। अब एवोगैड्रो संख्या लिखते हैं हम, इतनी है। ठीक है, तो ये है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन में क्या होता है, अंक जो होते हैं, अंकों इनके गुणा हम करते हैं, और जो घात वाले होते हैं घातों की गुणा हम अलग अलग करते हैं। तो देखते हैं इसमें कैसे होता है। तो इनकी जब हम गुणा करते हैं, इन दोनों की जब हम गुणा करते हैं तो आता है लगभग 10.7 कुछ, इसके आगे तक कुछ मान निकलता है। मतलब मेनली क्या है, 10 दशमलव इतना कुछ आता है इन दोनों की गुणा करके। ठीक है, और इन दोनों की अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 की घात -24 है, उधर 23 है, इतना लिख सकते हैं। ठीक है, -24 है और यहाँ पे +23 है, तो 24 -24 में से एक घट गया तो इतना आ गया। इसको सीधा सीधा हम काट सकते हैं, इसको तेज़ बना के भी हम काट सकते हैं, तब क्या होगा, दशमलव जो है वो आगे पीछे जाएगा। लेकिन वो एक तरीका होता है पूरा काटने के लिए, वो मैं एक अलग उसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें न्यूमेरिकल्स, अंक के जो प्रश्न होते हैं उनमें जो कैलकुलेशंस होती हैं, जैसे भिन्न के सवाल आते हैं, दशमलव के सवाल आते हैं, घात के सवाल आते हैं, तो उनको कैसे हम गुणा करते हैं
है ना। जैसे दशमलव आगे जाता है तो घात में क्या परिवर्तन होता है, दशमलव अगर इधर आता है तो घात में क्या परिवर्तन होता है। तो इसके ऊपर भी मैं एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा, तो उसको तुम ज़रूर देखना, वो आगे बहुत काम आएगा। साइंस जिन बच्चों ने फिर आगे चल के जो साइंस में लेना चाहते हैं, तो इसमें हम देखते हैं आगे इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 12 को तो अभी ऐसे ही रखते हैं। अब ये है, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये इसके बटे में है, ठीक है, माइनस का है ना ये, तो ये इसके बटे में हम कर सकते हैं इसे 10/10। 10 एकम को 10 कितना आ गया 1। अब 12 से अगर 1 की गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा, 12 एकम को 12। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और है, जी, ठीक है, और कहीं यूनिट नहीं है, और कहीं यूनिट नहीं है, सिर्फ एक यहाँ पे जी है, यानी कि ग्राम। तो ये निकल गया ग्राम। तो कार्बन का जो मोलर द्रव्यमान है वो कितना निकल गया यहाँ पे 12 ग्राम, ठीक है। और AMU में भी कितना था, वो 12 AMU था। यानी कि जब हमने AMU को कन्वर्ट करा, जब हमने AMU को कन्वर्ट करा, या AMU की जगह U लिख दो, यूनिफाइड मास, ठीक है। U का मतलब यूनिफाइड मास, AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट। तो जब 12U को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया तो वो 12 ग्राम ही आया, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम जो है कार्बन की जगह अगर हम ऑक्सीजन का निकालते हैं, कार्बन की जगह अगर हम ऑक्सीजन का निकालते हैं, ऑक्सीजन का निकालते हैं, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, ठीक है। तो 16 ही निकलेगा, 16 ग्राम ही निकलेगा। यानी कि अगर AMU को हम ग्राम में बदलें तो जितना उसका AMU में द्रव्यमान होता है उतना ही उसका ग्राम में द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है। जैसे सोडियम है 23 उसका AMU में है, तो हो जाएगा कितना 23 ग्राम, अगर ग्राम में बदलेंगे तो, ठीक है। तो इसी तरह से कार्बन 12 से हम जो है अन्य तत्वों के भी द्रव्यमान हैं, जैसे कि, तो इस तरह से ये मोलर द्रव्यमान हमारा निकल गया, ठीक है। एक AMU जो होता है, एक AMU, अगर एक AMU हमें निकालना है तो वो क्या होता है, कार्बन 12, कार्बन 12 का द्रव्यमान, ठीक है, किसमें AMU में, ठीक है, बटा 12, ठीक है। तो एक AMU का मतलब होता है 1/12 भाग होता है, कार्बन पर 12 का जो एक परमाणु होता है, ठीक है। एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है। इसी तरह से अन्य तत्वों का अगर हमने निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे ऑक्सीजन का निकालना है तो ऑक्सीजन का निकालेंगे तो वो क्या होगा, गुणा करके हम जो है ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान हम गुणा करके, जैसे 16 होता है तो 16 गुणा 16 करके तब ऐसा करके हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब जो है आगे चलते हैं इसमें। तो इस तरह से जो है अगर हम अभी हमें कोई पदार्थ दे दिया, हमें बोल दिया कि इतने ग्राम का ये पदार्थ है और बताओ इतने ग्राम में जो है कितने मोल होंगे, ठीक है। जैसे कि हमें कोई 1000 ग्राम दे दिए, हमें पूछे कि बहुत सारे हमें ग्राम दे दिए, बहुत सारे ग्राम का द्रव्यमान दे दिया और हमें पूछा कि इसमें कितने किलोग्राम होंगे, तो हम क्या करेंगे 1 किलोग्राम को पहले 1000 में कन्वर्ट करेंगे। वो 1000 क्या होगा, हमारा एक यूनिट होगी, और उसको क्या करेंगे, जितना हमें द्रव्यमान दिया गया है उसको हम ऊपर लिखेंगे और बटा करके नीचे हम उतना यूनिट वो लिख देंगे 1000 ग्राम, जैसे हमने मान लिया।
तो उसी तरह से हमें कोई द्रव्यमान जब दिया रहता है, परमाणुओं का, बहुत सारे परमाणु हैं, उनका द्रव्यमान दिया है और हमें निकालना है कि बताओ उसमें कितने मोल होंगे। तो उसका तरीका क्या होता है, दिए गए पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो पहले हमें मोलर द्रव्यमान हम उसका निकालते हैं और उससे भाग करके तब हम मोलों की संख्या निकालते हैं। अब अगर ऐसा भी हो सकता है कि कोई पदार्थ हमें दिया है और उस पदार्थ का हमें द्रव्यमान ना देके हमें ये कहा गया है कि ये पदार्थ जो है छोटे छोटे टुकड़ों से, है ना, ये जैसे कि पार्टिकल से बना है, और हमें संख्या दे दी एक कि इतने पार्टिकल्स जो हैं ये हमने दे दिए हैं। अब बताओ इतने पार्टिकलों में कितने मोल होंगे, इतने पार्टिकल्स दे दिए हैं, इतने पार्टिकल्स में कितने मोल होंगे। तो उसका क्या तरीका होता है, उसके लिए एक और सूत्र होता है, n बराबर n/na। अब ये Na क्या होता है, ये Na जो होता है एवोगैड्रो संख्या होती है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है एक मोल में जो होते हैं वो कितने एवोगैड्रो संख्या जितने कण होते हैं, ठीक है। तो उससे हम भाग कर देते हैं, जितनी हमें संख्याएं दी जाती हैं, माना बहुत सारे पार्टिकल्स हमें दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको ऊपर लिख देंगे, दिए गए कणों की संख्या बटा एवोगैड्रो संख्या, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है मोल निकाल लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब जो है n बराबर इसके बराबर ये है, इसके बराबर अगर ये है तो इसके बराबर n बराबर m/m है और n बराबर n/na है, ठीक है। तो यानी कि ये दोनों क्या होंगे, इसके बराबर होंगे, यानी कि हम इसे ऐसा करके लिख सकते हैं, ठीक है, Na। कहीं कहीं पे n0 भी दे रखा है, उसका मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एक सूत्र बन गया, ठीक है, इसको हमें याद रखना है, ठीक है। तो इस पे जब न्यूमेरिकल्स जब आएंगे इस पे, तो उसमें तुम समझ जाओगे, आगे जो मैं न्यूमेरिकल्स दूंगा उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा ये कैसे कैसे करना है। इसमें एक चीज़ और आती है, जैसे कि माना हमें कोई पदार्थ दिया है, तो हमें पदार्थ दिया है और हमें कहा गया है कि इसका आयतन इतना है, ठीक है, इतने आयतन का ये पदार्थ है। अब बताओ कि इसमें कितने मोल हैं, ठीक है। तो देखो, जो आयतन जो होता है, आयतन का मतलब होता है कि कोई पदार्थ जितनी जगह, जितना स्थान वो घेरता है, उसे आयतन कहते हैं, ठीक है। तो इसे लीटर क्यूब में मापा जाता है। अब इसमें हम देखते हैं कि तो इसका भी एक सूत्र होता है, ये माना जाता है कि जब कोई गैस है, माना गैसीय अवस्था में कोई पदार्थ है ना, तो समान ताप पे और समान दाब पे जो होता है, किसी भी तत्व की आप गैस लो, उसको समान ताप या समान ताप पे जो होता है, उसका एक मोल जो होता है, उसका जो एक मोल होता है, उसका आयतन जो होता है वो समान होता है, ठीक है। समान ताप पे और समान दाब पे। समान ताप का मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन, और एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, इसे कहा जाता है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, या NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो उस पर जो होती है कोई भी गैस, किसी भी तत्व की जो गैस होती है, ठीक है, उसका एक मोल जो होता है वो समान आयतन घेरता है, और वो आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर, ठीक है। तो हमें अगर किसी पदार्थ का आयतन दे रखा है और हमें पूछा जाए कि
इतने आयतन में जो है कितने मोल होंगे, तो उसके लिए जो है हम इस सूत्र से जो है हम निकाल सकते हैं। यानी कि एक सूत्र जो है इसका, ठीक है, लीटर क्या है ये, दिया गया आयतन किस में, लीटर में, ठीक है। तो ये 4, तो ये सूत्र और हो गया, ठीक है। तो ये वॉल्यूम का तो अभी 9वीं में है नहीं, लेकिन आगे 11वीं 11th में ये आता है, ठीक है। तो थोड़ा मैंने इसमें समझा दिया। तो इस तरह से जो है मोलों की संख्याएं हम निकालते हैं। अब जो है इस पे जो है न्यूमेरिकल्स हम करेंगे, और उससे हम समझेंगे कि कैसे जो है इन सूत्रों के सहायता से हम जो है मोलों की संख्या या और चीज़ें हम निकालते हैं, ठीक है।